नाजरीन, ये है रेड लाइन। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि ये असम्बलियाँ जो इमरान खान तोड़ने वाले हैं मार्च तक चलेंगी। वो जनरल बाजवा का दिफा भी करते हैं जिनको इमरान खान शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, और वो उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस हैं इमरान खान के लिए, उनको किसी खाते में नहीं लिखते, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के साथ टिके हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब के इंकशाफात के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद होंगे और डॉक्टर मारिया जुल्फ़कार, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, जिन्होंने कल परवेज़ इलाही का इंटरव्यू किया। पाकिस्तान मैच हार गया, इसके ऊपर ट्रेंड्स बन रहे हैं, लेकिन एक और ट्रेंड भी बन रहा है और हैरान कुन मामलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको बैकफुट पर नज़र आती है ट्रेंडिंग के अंदर, जहाँ पर इमरान खान की गलतियों को बुनियाद बनाकर खूब उनका आम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तवा लगाया जा रहा है। तो ट्रेंडिंग में हम इस पर बात करेंगे। जब सब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने एक आइनी अमल के अंदर मुदाखलत की, तो क्या जनरल बाजवा का एहतसाब हो सकता है? और पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने के आइनी तरीके क्या हैं? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला इरफान कादर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम शुक्रिया। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा परवेज़ इलाही साहब के इस बयान का तज्ज़िया कर लेते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का डायरेक्ट स्टेक है पंजाब में। जब वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान के कहने पर असम्बली 1 सेकंड में तहलील कर दूंगा, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि मार्च तक कुछ नहीं होने लगा, तो आपको क्या सुनाई दे रहा है कि परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं? जी, चॉइस परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि आपके नाजरीन को मालूम है कि मार्च में तो रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, फिर रमज़ान में तो ज़ाहिर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है वो बजट आ जाएगा, तो बजट वो पास करवाएंगे, तो फिर तो 1 महीना रह जाएगा। 12 अगस्त को पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। तो चौधरी परवेज़ इलाही का असल पैगाम इमरान खान को यही है कि इसी तनख्वाह पर काम करें और 12 अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन खुर्रम साहब, चौधरी परवेज़ इलाही का आपको पैगाम ये है कि चीफ मिनिस्टर मैं ही हूँगा सूबे के अंदर, तो आपकी जमात जो दाव पेच खेलने की कोशिश कर रही है, पैगाम तो आपको भी वो ये दे रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर रहूँगा। जी, वो रह रहे हैं, और अगरचे पार्टी में इस वक्त गुफ्तगू इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय, जब तक हतमी फैसला नहीं हो सकता, मेरी तो ज़ाती राय यही है कि अभी पंजाब की हुकूमत जो है जिस तरह चल रही है उसे चलने दिया जाए और हम इसी तरह इंशाअल्लाह इलेक्शन में जाएं, चाहे वो अगर जल्दी हो जाएं या वक्त पर हों, लेकिन हमें इसी तरह इसका जो फासिस्ट चैलेंज आया था तजर्बा इमरानी की सूरत में, उसका मुकाबला करना है। और अब चूंकि उनको जो गैर नसाबी मदद हासिल नहीं है सियासी तौर पर भी, और इलेक्शन के दिन रगिंग की सूरत में भी, और उसके बाद भी जहाज में भेड़ बकरियां भरकर लाने की सूरत में, तो इंशाल्लाह एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और हम भरपूर मुकाबला करेंगे। लेकिन खुर्रम साहब, कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगा जब चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब जैसा घाग बैठा हो, जब हर थाने का SHO जो है वो अपनी मर्जी का लगाएं, जब हर पटवारी अपनी मर्जी का लगाएं, जब DPO अपनी मर्जी का लगाएं, वो तो फिर अपनी मर्जी के साथ रिसोर्सेज भी डिप्लॉय करेंगे, और वैसे ही जिस किस्म के मुआशी हालात हैं, परवेज़ इलाही इलेक्शन के करीब तरीन रहे, एक आर्गूमेंट ये है, वो तो आपकी जमात को उड़ा के रख देंगे। जी, तारीख का जबर हमारे सामने है। 2008 में जो इलेक्शन हुआ था, उससे पहले भी चॉइस साहब ने हर यूथ यूनियन काउंसिल में कहीं 80 लाख, कहीं 1 करोड़, करोड़ों की सूरत में हर यूसी में बांटे थे, पंजाब के डेवलपमेंट फंड्स थे। लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ के वापस आते ही जब हालात बदले, तो पंजाब की अवाम ने इन्हीं चौधरी परवेज़ इलाही को उठाकर बाहर फेंक दिया, और हुकूमत अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम लीग नून की बनी। तो अभी भी जब, जिस तरह मैंने कहा कि एक तब्दीली जो आ रही है वो यही है कि अब तहरीक इंसाफ को, और ये सब जो बैसाखियों के जरिए कामयाब होते थे, हमने 2007 में देखा कि जब बैसाखियां हटी
तो सब कुछ धड़म से नीचे गिर गया। तो इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में भी जिस तरह मैंने कहा, चाहे वो जल्दी हो या इंशाल्लाह जिस तरह हमारी तवक्को है कि वक्त पर होंगे, बैसाखियों के बगैर ये सब जो कठपुतलियां हैं ये नीचे गिर जाएंगी। लेकिन आपका मफरूज़ा ये भी है परवेज़ इलाही की तरह कि इमरान खान जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, और परवेज़ इलाही साहब जिनको वो अपनी जो ज़ख्मी टांग है उसके बराबर में बिठाते हैं कुर्सी सामने रख के, परवेज़ इलाही साहब उनको कहेंगे जी कि मार्च में आपने जाना है तो वो मान जाएंगे। इमरान खान की जो डेडलाइन है, द क्लॉक इज़ टिकिंग ऑन इट, वो तो कह रहे हैं मैंने अगले 5-7 दिनों के अंदर फैसला करना है, वो असम्बली से निकल जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब कौन सी हुकूमत चलाएंगे और कौन सी पंजाब की असम्बली जो है वो जून तक चलती रहेगी? जी, आपका हुस्न ज़न बहुत अच्छा है, आप इमरान खान की बात पर यकीन कर लेते हैं। जिस शख्स ने कौम को इतने भयानक धोखे और झूठ बोला हो, अमरीकी बयानी के हवाले से, साइफर के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, और फिर अपने झूठ को ही चाट लिया हो खुद, आप उनकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो कर गुजरेंगे? मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि इन्होंने जो है अब इस ऐलान किए हुए कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे, उसको 10 दिन हो चुके हैं। 16 नवंबर को कहा था कि एक जियो के एंकर के खिलाफ मैं पूरी दुनिया में केस करूंगा, उसको अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, और उनके सिर्फ इस धमकियों पर और उनकी क्या सराइयों पर हम अपनी सियासी हिकमत अमली तरतीब नहीं दे सकते और ना ही देंगे। लेकिन आप ज़ाहिर है प्रैक्टिकल सियासत में आपको तमाम मफरूज़ों को जहन में रख के काम करना होता है, लेकिन ये इम्कान आप रद्द नहीं कर सकते कि इमरान खान वॉक्स आउट ऑफ द असम्बली। देखें, वो कौमी असम्बली में से तो निकल गए ना, ठीक है, उनका जो रिकॉर्ड है हालिया वो अपनी जगह पर, लेकिन कौमी असम्बली उन्होंने छोड़ दी और कौमी असम्बली अब उनकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर। तो ये किस तरह आप कह सकते हैं कि इमरान खान नहीं, देखिए ना, उन्होंने छोड़ी नहीं है। आपके नाजरीन को यह मालूम होना चाहिए कि उनके तमाम अराकीन जिनके इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं हुए, वो अपनी तमाम मरात जो हैं वो कौमी असम्बली से हासिल कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं। उनके वुज़रा जो हैं वो अभी तक मिनिस्टर एनक्लेव, वो तो आपने इस्तीफे, आपके स्पीकर ने इस्तीफे कबूल नहीं किए ना, वो तो दे चुके हैं, वो तो आपने सहूलत मुहैया की हुई है उनको, आप इस्तीफे कबूल करें उनको निकाल दें अभी नहीं। उससे देखिए, नहीं, उससे उनका मिजाज जाहिर हो रहा है कि असल इंटेंट क्या थी। अगर वो संजीदा होते कौमी असेंबली छोड़ने में, तो उनके तमाम लोग जो हैं वो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तमाम के तमाम लोग यहां मौजूद हैं, सरकारी बरात इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन छोड़ता है? बात इसलिए की है कि इमरान खान को सुनिए ना, तो मैं यही बात तो कर रहा हूं कि 9 साल से जो खैबर पख्तूनख्वा का मुफ्ता है, जिसका हेलीकॉप्टर है, जहां हजारों लोग सोशल मीडिया पे हमें गालियां देने के लिए रखे हुए हैं, जिस सूबे के सारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए वो 2 दफा वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़े हैं मुसल्लह होकर, वो कैसे छोड़ देंगे? या वो पंजाब जो इनके लिए इस वक्त एक पनाहगाह बना हुआ है मुमकिना जो गिरफ्तारी के खिलाफ, तो वो अपनी जो सेंचुरी है, रेफ्यूज है, वो कैसे छोड़ देंगे? तो ये इतने बड़े बड़े वसाइल जो हैं जिनकी बुनियाद पर ये खुलकर खेलते हैं कि जिस दिन ऐलान करते हैं कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, उस दिन पोठवार टाउन रावलपिंडी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यानी बल्दियाती इदारे की कुर्सी आई है इमरान खान को बैठाने के लिए। आपका वर्किंग असम्पशन फिर ये है कि इमरान खान भी टिके रहेंगे, परवेज़ इलाही भी टिके रहेंगे और इलेक्शन जो वक्त पे होगा, ये आपका वर्किंग असम्पशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, मेरा वर्किंग असम्पशन इस वक्त एज ऑफ इन यही है कि ना खंजर उठेंगे ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ठीक है, ज़रा डॉक्टर वारिया जुल्फ़कार से बात करते हैं, सहाफ़ी तज़कियाकार। कल उन्होंने इलाही साहब का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ज़रा खुरम साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो मार्च की बात इस वजह से कर रहे हैं कि अप्रैल में आगे फिर रमज़ान आ जाना है, फिर ईद है, फिर 1 महीने के बाद बजट है, तो टाइम वही हो जाना है। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब कितने कॉन्फिडेंट थे कि मार्च तक जो है वो चलता रहेगा? आपके इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा वो तो हमने सुना, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट थे? अच्छा तल साहब, नॉट ओनली मार्च, आपने देखा कई जगह उन्होंने अप्रैल का भी जो है वो कहा, नॉट ओनली मार्च, अप्रैल का भी कहा। और उसके बाद यू गाइज आर वेल वर्स्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन आई एम। 224 जो आर्टिकल उनका 4 है, उसके तहत तो फिर आगे टाइम फ्रेम ही नहीं लगता, बाई इलेक्शंस का टाइम ही नहीं रहता। अदर देन दैट उसमें इंटरव्यू में उन्होंने एक और बात की जो उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा फिर इसका मतलब ना ही समझें, तो कहते हैं, मैंने कहा 1.5-2 साल फिर इसका मतलब आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा सबको चाहिए,
उन्होंने कहा सबको चाहिए, 1.5-2 साल सबको चाहिए। एंड ही सीम्ड प्रीटी कॉन्फिडेंट कि असेंबलीज आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, कोई तहलील नहीं होगी, इसी तरह जो है इसी तनख्वाह पे सबका। लेकिन आप अभी मैं खुर्रम साहब ये बात कर रहा था कि ये हैरानकुन बात है कि उसी सांस में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने कहा तो मैं 1 सेकंड में असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, फिर साथ वो आपको ये भी बता रहे हैं। तो मैं जरा इस तजाद को समझना चाहता हूँ कि एज एन एंकर आप इसको कैसे प्रोसेस करते हैं? क्या कह रहे थे तलत साहब? मैंने ना उनसे ये पूछा बिकॉज जाने से पहले ये पता चल गया था, पहले आपको पता चमगोइयाँ हो रही थी कि जी शायद उन्होंने रिटन जो है वो लिख के दे दिया है। ही डिनाइड इट, ही सेड रिटन मैंने कुछ नहीं दिया, मेरी ज़बानी जो है वो बात हुई है और बात तो ज़बान की ही होती है। तो फिर वो रिटन वाला भी जो है वो रिटन भी नहीं दिया, 3-4 महीने की बात भी कर रहे हैं। साथ ये भी कह रहे हैं कि हम सब ने उनसे कहा, डॉक्टर्स ने कहा है आपको 3-4 महीने लगेंगे खड़े होने में अभी। तो वो खड़े होने में 3-4 महीने, अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद आगे चीज़ें जो है चल सो चल वो उसी तरह। नहीं तो इमरान खान वहाँ पे आधे आधे चल के आए नहीं थे पिंडी के अंदर, तो उन्होंने इतना तो चल ही लेते हैं ना, अगर एक जलसे के लिए चल सकते हैं। तो परवेज इलाही साहब मुझे लगता है कि अब उनको फिजियो भी बन गए हैं, उनको पता है कि इमरान खान ने कितनी देर चलना है। वैसे फिजियो भी बन गए हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त उनके साइकाइट्रिस्ट भी बन गए हैं, वो उनके एडवाइजर भी बन गए, सब कुछ बन गए। इनसाइट थोड़ी सी दीजिएगा बिफोर आई गो टू खुर्रम ऑन दिस, कि आपके ख्याल में वो अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे थे सिर्फ, या आपको लगता है कि इमरान खान की कोई मंशा भी उसके अंदर शामिल थी? होता ना जी कि उन्होंने इशारतन मुझे कहा है तो मैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा तल साहब, आई डोंट थिंक कि इस वक्त एट दिस प्रिकेरियस जंक्चर, जिस तरह मुन्नस का बयान आया, जिस तरह जो है परवेज इलाही साहब का बयान आया, विदाउट इमरान खान साहब कंसेंट या उनकी मनो मंशा इतना बड़ा बयान दे नहीं सकते वो, अप्रैल तक का, फिर 1.5-2 साल का। आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड कि मेरे कहने पे जो है वो सब कुछ जो है वो निकल वो कहना चाह रहे थे और उन्होंने टोन सेट की। खुर्रम साहब जरा वापस आइएगा। और भी उन्होंने इंटरव्यू में बात की और ज़ाहिर जनरल बाजवा का किरदार जो है उन्होंने सियासी तौर पर उसको हाईलाइट किया। डॉक्टर मारिया के इंटरव्यू में तो बता रहे थे कि किस तरह खुदावंद ताला की तरफ से एक मदद की सूरत में जनरल बाजवा जो है वो सामने आए। मोहन सलाई जो थे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड थे, उन्होंने कह दिया जी अगर वो हमें कहते तो हम उधर चले जाते। उन्होंने कहा नहीं उधर नहीं जाना, तुझे इधर जाना, हम इधर चले गए। तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि अब आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं इस तमाम मुद्दे पर, इमरान खान, जनरल बाजवा और परवेज इलाही, तो आपको लगता है कि नून लीग के साथ हाथ ही हुआ है? वैसे जी हमने जो तजर्बा इमरानी का जो एक जस्ते खाकी है या ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उस पर आप जितने मर्जी अब हंटर मार लें वो जिंदा नहीं होगा। और ये एक हकीकत है कि तजर्बा इमरानी की मौत जो है वो मुस्लिम लीग नून की और तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की बहुत बड़ी फतह है कि ये एक पूरा पाकिस्तान की रियासत के सतूनों को तोड़कर, मीडिया को, जुडिशरी को, हर किस्म की मैनिपुलेशन करके एक शख्स को इक़्तिदार दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, और फिर उनको बैक ट्रैक होना पड़ा। तो ये ना सिर्फ मैं अपनी जमात की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान में रहने वाले जो अवाम है उनके जमहूरी मिजाज को ये जाहिर करता है कि इस तरह का जो मैनिपुलेशन थी, जो एक कठपुतलियों के जरिए कोशिश की गई, वो अब चल नहीं सकता। ये अब चंद महीने हैं, या 4 महीने हैं, या इंशाल्लाह आने वाले 8 या 10 महीने हैं, ये खत्म, ये जस्ते खाकी मर चुका है। आपका इस्तारा बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो पंजाब उन्होंने आपके हाथ से खींच लिया। जनरल बाजवा ने मशवरा दे के परवेज इलाही को पंजाब आपके हाथ से खींच लिया। जी देखिए, पंजाब खींचा है, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, अदालत आलिया के हुक्म से। और ये जो इतना बड़ा एक हसास नुक्ता है कि अदालत आलिया ने अपना जो फैसला था वो तब्दील किया और चीफ जस्टिस को लिखना पड़ा कि जी कभी कभी जस्टिस को अपनी राय बदलनी पड़ जाती है, तो उनको ये स्पेस देना चाहिए कि वो दुरुस्तगी कर सकें। अब वो जो दुरुस्तगी थी राय की, उसने हमें पंजाब हुकूमत हमसे छीनी है। तो अगर उसके पीछे जो भी मैनिपुलेशन, और ये भी शायद उस तजर्बा इमरानी के जो आखिरी मौत के वक्त फड़फड़ाने वाली ताकत थी, उसने ले लिया वैसे पंजाब। लेकिन उसके लिए आप देखें कि कौन इस्तेमाल हुआ। साहब आपके सामने इतने हकायक मौजूद भी हैं
वो खुद कह रहे हैं जनरल बाजवा ने हमारी तरफ भेजा है, आप अभी भी अदालत आलिया की तरफ जा रहे हैं। जो दरबार आलिया की तरफ से आवाज आई थी उसका आप जिक्र ही नहीं करें। मैं डॉक्टर मारिया से पूछ लेता हूं कि ये जो मामला था, नहीं मैं देखिए हमें बड़ा क्लैरिटी से करना चाहिए। आप नाम ही नहीं ले, वो कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा ने कहा था, आप कहते नहीं अदालत ने कहा था। वो कहते हैं कमर जावेद बाजवा ने कहा था, आप कहते हैं नहीं, वो तो अदालत ने कहा। उन्होंने जो कह दिया, अगर जनरल बाजवा ने उनको कहा था, उन्होंने उस रात बदला, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि तब्दीली हम ले आए थे। यहां तो फिर अदलिया को इस्तेमाल किया गया उस सारे प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए, पहले डिले करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। और यही उस तजर्बा इमरानी का हिस्सा है कि ना सिर्फ एक शख्स जो है हकीकत का आंसर डाला है, हकीकत का आंसर डाला। लेट मी आस्क यू, बिल्कुल कूल एंड काम, ये उसका हिस्सा था, ये जो जिसके विक्टिम हम बने, और इंशाल्लाह यही कामयाबी है कि अब आइंदा नहीं बनेंगे। अच्छा चलो ठीक है, जरा इस इनसाइट पे। He seemed very calm, very collected, और साथ ही साथ जिस तरह वो विटी हैं उस तरह वो बातचीत भी कर रहे थे। He cracked a few jokes in the middle as well, so he's very cool and calm, and I think उनको कोई वो नहीं था, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा मुनस को भी कवर दिया, उन्होंने अपनी बात को भी कवर दिया। उन्होंने कहा देखें जो एंड था वो वही था जो आप और मुनस कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे कॉल नहीं की थी, मैंने उनसे कॉल की थी। बीच में दो जुमले मुकम्मल भी नहीं किए, वो कहते कहते रुक गए, फिर और तरफ चले गए जी के। उन्होंने कहा जी आपके दोस्तों और आपका इसी में फायदा है, इसी में फायदा। हालांकि मुनस वो तो बड़े डायरेक्ट थे और वो कह रहे थे जी कि हमें तो हमें कहा गया, उन्होंने कहा नहीं लेकिन वो एंड वही था जो आप और मुनस बात कर रहे हैं, लेकिन कॉल मैंने की थी और नहीं बाजवा साहब डबल गेम नहीं खेल रहे थे। तो अब जरा पंजाब के ऊपर आइएगा, आपका ख्याल है, क्योंकि खुर्रम साहब आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि पंजाब के अंदर मामलात ऐसे ही चलेंगे, और इनका मानना यह है कि परवेज़ इलाही के होते हुए इनको कोई मसला नहीं है। ज़रा परवेज़ इलाही की पंजाब के ऊपर गिरफ्त और हुकूमत चलाने के अंदाज की तरह उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा ना, इंटरव्यू से आपको क्या पता चला? अच्छा, आई थिंक परवेज़ इलाही साहब, एक तो हम पहले भी उनका एक माजी भी है, एक हिस्ट्री हम जानते हैं, वो किस तरह ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, किस तरह चीज़ें कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें जो बुज़दार साहब नहीं कर सके वो परवेज़ इलाही साहब जो है वो कर रहे हैं। एंड अगेन ही वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। तल साहब, अगर मैं ये कहूँ कि कहीं मुझे देयर वाज एन आयोटा ऑफ डाउट इन माई माइंड कि नहीं ही डजंट सीम कॉन्फिडेंट, तो वो मुझे नहीं लगा। इफ एनीथिंग आई थिंक यू नो ही इज ऑब्वियसली, आई मीन दैट्स द राइटिंग ऑन द वॉल, ही वाज यूजिंग इट, ही इज यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि अपनी पार्टी को किसी तरह रिवाइव भी करें। जो मतलब ये खबरें भी आ रही थी कि 25 से 30 सीटों के, मैंने उनसे पूछा भी कि 25 से 30 सीटों की बात की जा रही है कि आप कोई सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी इलेक्शन आएंगे तो तब देखेंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जैसे मुनस ने कहा ना उस दिन के इट इज़ ऑन द टेबल अगर मुझे पार्टी से टिकट आए, बट ही सीम्ड लाइक यू नो ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन रिवाइविंग हिज पार्टी। वो वैसे उनके पार्टी छोटी सी लेकिन एम्बिशन माशाल्लाह उनका बड़ा है, और वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए। जरा बुज़दार साहब पे आते हैं, फिर मैं बुज़दार साहब का मामला जो है मैं लेके जाता हूँ खुर्रम साहब के पास। तो वो बुज़दार को कौन लेके आया वैसे? वो आपको क्या लगा, उन्होंने क्या बताया था? बुज़दार को तो उन्होंने कहा जी जेकेटी और फैज साहब लेकर आए। अच्छा। उन्होंने तो ये कहा जेकेटी और फैज साहब जो है वो लेकर आए, लेकिन यू नो आई थिंक फैज साहब को बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे, साहब को बीच में से लाने की कोशिश कर रहे थे, और वो मेरा जहांगीर खान तरीन अब वो चले गए बेचारे, तो क्या उनको जो है वो बीच में खान साहब आपने देखा नहीं, ही वाज ऑल प्रेजेस फॉर खान साहब। तो खान साहब को मेरा ख्याल है आज वो बीच में से जो है ना, ही वांटेड कि वो स्लाइड कर जाएं कहीं से, खान साहब पे ये मलबा ना ही करा। उन्होंने कहा जी 4 साल हमारे ज़ाया हुए, ये नहीं कहा खान साहब की वजह से 4 साल ज़ाया हुए, उन्होंने कहा फैज साहब की वजह से खान साहब 4 साल जो है वो ज़ाया हुए। अच्छा ज़रा खुर्रम साहब, चूँकि आप वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, क्या इम्कान है कि एक DGC जिसको बाद में 2 कोर्स भी मिली, वो ऐसे काम करें जो फौज का कमांडर जो है जो उसने इंडोर्स ना किया हो? वैसे बाय द वे जो मेरी शुनीद है अभी तक वो ये है कि परवेज़ इलाही ने जब भी बात की जनरल फैज़ के साथ, तो उन्होंने नैब केसेस की बात की, बुज़दार की बात वो बराह रास्त जनरल बाजवा के साथ करते रहे। तो मैं आपके ज़रा असेसमेंट जानना चाहूँगा कि हो क्या रहा था पंजाब में, क्या पता चलता है हमें? जी, इमरानी बंदोबस्त था, और ये कहना कि जी जो है कोई लोअर ऑफिसर जो हैं वो चीफ की मर्जी के बगैर कोई एक्ट कर रहे थे, ये बात मंतकी नहीं है। और उनका ये ख्याल था कि बुज़दार साहब की सूरत में इमरान खान और
एक्चुअली अगर आप नोट करें तो महमूद खान साहब की सूरत में इमरान खान के पास 2 रिमोट कंट्रोल होंगे दोनों हाथों में, जिसके जरिए वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को चलाते रहेंगे। तो वो तो उनका मकसद ही रिमोट कंट्रोल था कि वो बटन दबाएंगे तो वहां वो काम हो जाएगा। तो चूंकि उनका विजन नहीं था तो उनको ये इशू बना। तो परवेज इलाही साहब को कहते हैं जी बड़े तजर्बाकार हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि उनके पास ये सारा तजर्बा वो कर चुके हैं 2007 में, और वो सारा का सारा तजर्बा पंजाब के अवाम ने उठाकर बाहर फेंक दिया था 2008 के इंतखाबात में। तो ये कहना कि जी वो कोई इनएविटेबल है या कुछ भी है, और इशू यही है कि परवेज इलाही साहब की जो उनकी यहां मौजूदगी सूबाई असेंबली में भी वो 2018 के टोटली जो रिग्ड थे, धांधली ज़दा इंतखाबात थे, उसकी बरूनो मिन्नत है, वरना वो यहाँ मौजूद ना होते। और अभी इंशाल्लाह जैसे हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले इंतखाबात में उस तरह उस लेवल की चलें, अगर हम बहुत ही एहतियात से बात करें कि गैर आईनी मुदाखलत नहीं होगी तो उनका सर्वाइव करना नामुमकिन है। तो पाकिस्तान पंजाब के अवाम जो हैं वो फैसला करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो फैसला दुरुस्त होगा। और अगर इलेक्शन ठीक होते हैं तो फिर वो जान छुड़ाना चाहेंगे ऐसे इमरान खान से जो कहता है मुझसे गलती हो गई, मेरी कमजोरी थी, मुझे मालूम नहीं था, और बार बार झूठ बोलते हैं। तो ये जो गलती और कमजोरी के पुतले हैं, जो पहले ही कठपुतलियां थे, उनको अब बाहर जाने का वक्त आ गया। ओके, बिल्कुल आखिर में मारिया, परवेज इलाही और इमरान खान की आपस में गाड़ी आपको छिनती हुई नजर आ रही है। ये गाड़ी चलेगी। 2 क्रिटिकल मामलात के ऊपर वो बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशंस के अंदर है। इमरान खान जनरल बाजवा बैशिंग में लगे हुए हैं, परवेज इलाही जनरल बाजवा की डिफेंस में लगे हुए हैं। इमरान खान बुज़दार को एक अजीम इंसान करार देते हैं, और कल मैं इंटरव्यू में देख रहा था उनका बुज़दार वो मुकामी जाएगा सी ना, मैं लेके आया वो तो काउंसलर नहीं से बन सकता। तो आपको लगता है कि ये चल पाएगा? बट तलत साहब, डोंट यू थिंक इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस? कि इस वक्त मैंने उनसे कहा भी यही कि इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। मैंने उनसे जो पूछा, मैंने कहा आप कंटेनर पे भी नहीं थे, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पूछे बगैर जो ऐलान भी हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आप ना बनाए मसला। तो इसलिए आई थिंक आई आस्क्ड हिम दैट एज़ वेल, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इट विल लास्ट टिल काजी चाहते हैं कि लास्ट करें। ओके, काजी पता नहीं चाहते हैं क्या चाहते हैं, लेकिन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो है। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो 12 करोड़ अवाम पर मबनी है, उसका चीफ मिनिस्टर आपको वाज़ेह अंदाज से ये बता रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर इस वजह से बना क्योंकि उस वक्त के आर्मी के सरबराह ने उसको कहा था कि इमरान खान के साथ चला जाए। और उसके बाद वो बता रहा है कि आर्मी के सरबराह को खुदावंद ताला ने बतौर मदद के तौर पर, हिदायत के तौर पर उनको पास भेजा था। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वो मुसलसल गलतियां करते आ रहे हैं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर गलती करते हैं, वो जस्टिस काजी फायजीसा के रेफरेंस के ऊपर गलती करते हैं, वो केसेस बनाने पे गलती करते हैं, वो बस गलतियां किए चले जा रहे हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है किसी भी शख्स के MNA बनने की या प्राइम मिनिस्टर बनने की, उसके बाद उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से लिखा हुआ है कि वो दानिशमंद भी हो, अकल भी रखता हो, और उसकी जजमेंट भी ठीक हो, मतलब लुब्बे लुबाब ये है। तो सोचने की बात यह है, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसको कोई एहतसाब मुमकिन है या नहीं। इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला, को बहुत शुक्रिया जी। तो ये जब आप सुनते हैं इरफान साहब के चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर बनने के अमल का आगाज़ कैसे हुआ है, कि ये कोई आईनी अमल तो नहीं हुआ ना। फिर वो तो कह रहे हैं कि मुझे पिंडी वालों ने कहा उधर चले जाए तो मैं चला गया। अभी इसमें कोई कंट्रडिक्शन आपको नजर आती है? यू वुड से कि ये प्रोसेस ठीक था? नहीं, अब ऑब्वियसली ये तो सबका इत्तेफाक है इस पे कि आइन में जो लिखा हुआ है, वहाँ पे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके तो ओथ में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये ओथ लिया हुआ है कि हम सियासत नहीं करेंगे। तो अब ये अगर मशवरा करते हैं उनसे, तो इसका मूरद इल्ज़ाम आप उनको ठहराएंगे कि परवेज इलाही साहब को ठहराएंगे? ठीक, क्योंकि अगर किसी ने, अगर उन्होंने सियासी मशवरा किया भी है जनरल साहब से, और जनरल साहब अगर अपनी ज़ाती हैसियत में को बात कर देते हैं, तो वो उनकी सरकारी हैसियत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी सरकारी हैसियत को इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अगर उस तरह की कोई बात आती है, तो वो डेफिनेटली फिर सोचते हैं। हैसियत तो सरकारी थी ना, आज का तो जनरल बाजवा का मशवरा नहीं लेंगे ना परवेज इलाही साहब, उसी वक्त ले रहे थे जब वो आर्मी चीफ थे। लेकिन परवेज इलाही साहब क्यों एक सियासी अमल को फौज के साथ कनेक्ट करें, ये भी तो सवाल है
व्हाई वुड ही टेक देयर एडवाइस एंड देन, और एडमिट भी कर रहे हैं ओपनली कि मुझे तो कहा था तो मैं इस तरफ आ गया। अब इस सवाल का जवाब तो परवेज इलाही साहब से आईनी तौर पे क्या जवाब? नहीं, आईनी तौर पे यू थिंक देयर इज नो इम्प्लीकेशन फॉर दिस? इसकी कोई एहतसाब की जरूरत नहीं है, निज़ाम को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, कोई पिटीशन डालने की जरूरत नहीं है, इसकी बुनियादी खराब है या नहीं? देखें, अब आईनी तौर पे ये है कि अगर फ़ौज ने खुद कहा है कि अब वो अपने आप को इस तरह की एडवेंचरिज्म से दूर रखेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने गलत कहा है, क्योंकि आइन भी तो यही कहता है। तो अगर अब वो उन्होंने ठान लिया कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे और नए आर्मी चीफ भी आ गए हैं, तो ये जो कुछ माजी में हुआ, ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए था। इससे ज़्यादा मैं और क्या आपसे कहूँगा। और जो माजी में हो चुका उसका कोई एहतसाब नहीं हो सकता, कोई पकड़ नहीं हो सकती। इन रिट्रोस्पेक्टिविटी कितना एहतसाब हुआ है? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हो सका। किसका हुआ है? तो चूंकि नहीं हो सका लिहाजा वो गलतियां दोहराते नहीं, आप कर नहीं सकते किसी का, कैसे कर सकते हैं? तो पूछे तो सही। सिर्फ एक एफर्ट हुआ था जनरल मुशर्रफ का एहतसाब इन आइसोलेशन करने का। भाई अगर आपने जनरल मुशर्रफ का उस वक्त करना था तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी साथ थी, उन्होंने तो उनको लब्बैक कहा था ज़फ़र अली शाह केस में। और जब इतनी बड़ी एबरेशन हो गई थी कि पूरी हुकूमत ही उन्होंने पटक दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़फ़र अली शाह केस में कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक था। तो जब 30 जजेस निकाले गए या 40 जजेस, तो कह दिया कि वो गलत है। तो अपने ही फैसले जो थे सुप्रीम कोर्ट के, एक तरफ वो फ़ौज के साथ शरीक थे और दूसरी तरफ जब फ़ौज और उनकी डायरेक्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर उन्होंने अपने आप को अलहदा करके तो कहा, तो अकेले का नहीं होगा, अगर होगा तो फिर आपको सारे निज़ाम को रिव्यू करना। फिर सियासतदान भी फिर आएंगे, वो कैसे बचेंगे? उसमें सियासतदान भी आएंगे, उसमें फ़ौजी शख्सियतें भी आएंगी, उसमें अदालती शख्सियात भी आएंगी, में नज़ुल कौम हम सारे ही आ जाएंगे। तो सारी कौम का साथ नहीं हो सकता, लिहाजा होगा ही नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारी फ़ौज है ये आउटर स्पेस से तो नहीं आई ना जी, ये भी यहीं यहाँ से ही है ना। तो हम सबको मिलजुल के ही मुल्क को आगे लेके जाना है ना, इन आइसोलेशन तो लेके नहीं जा सकते। अच्छा, ज़रा इमरान खान साहब की तरफ आए, जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा था कि वो हर बड़े फैसले को गलती कहते हैं। वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस को गलती उन्होंने कह दिया और कह दिया तो लॉ मिनिस्टर उसके ऊपर डाल दिया। मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके बारे में जो केस बना था, उनके ऊपर कॉन्ट्राबैंड डाली, वो उनके दाएं बाजू ने फवाद चौधरी ने कह दिया जी कि वो ठीक नहीं हुआ था। अभी वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को कह रहे हैं मैंने गलती की थी। तो मैं ज़रा ये जानना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये एडमिशन है, ये कन्फेशन है, ये किस ज़ुमरे में आता है लीगली स्पीकिंग? हाँ, अब ये जो केसेस बनाए जाते हैं लोगों के ख़िलाफ़ और गलत बनाए जाते हैं और कह भी दिया जाता है कि हमने गलती की है, इसका मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। ठीक, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। उसमें अगर कोई भी राइजुल वक्त कानून जो है, खा वो फौजदारी कानून हो, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर मामला जो है वो ट्रायल पे बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो इमरान खान साहब की पार्टी वाले हैं वो कहते हैं ये हाई मॉरल ग्राउंड वो ले रहे हैं। देखिए कितना अजीम लीडर है, वो अपनी बात गलती मान रहा है कि मेरे से गलती हुई है। और ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में अपनी गलती मानते हो? तो मान रहा है अपनी गलती, तो दे आर यूजिंग द अदर आर्गूमेंट। बट यू आर सेइंग कि अगर उस बुनियाद के ऊपर कानून की वायलेशन हुई तो उसकी पकड़ हो सकती है। देखें, इसमें बड़ी क्रूड मिसाल है कि खुद गलतियां करके तो फिर कहा कि अब हम हज को जा रहे हैं। 9 सच में खा के जो कहा जाता है वो तो बहुत क्रूड लफ्ज़ है, लेकिन ये तो ऐसा ही है, अपनी गलती मान लेना, जबकि इतनी खिलवाड़ करनी कानून से और आइन से और फिर अपनी गलती मान लेना, इसका भी मैं समझता हूँ अगर कभी आपको मौका मिले तो खान साहब से ज़रूर सवाल कीजिएगा। खान साहब ने मौका दिया तो मैं ज़रूर उनसे सवाल करूँगा। मौका ही नहीं देते ना हमें सवाल करने का, वो तो पसंदीदा किस्म के सवालात करवाते हैं। फिर पंजाब की तरफ हम चले जाते हैं। पंजाब में एक अजीबोगरीब आइनी तात्तुल आपको नज़र आता है, जो माइनॉरिटी पार्टी है, उसका चीफ मिनिस्टर है जो कहता है मैं चीफ मिनिस्टर इस वजह से बना हूँ कि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ इस वक्त रिटायर्ड, उस वक्त सर्विंग थे, उन्होंने मुझे इस तरफ भेजा। जो चीफ सेक्रेटरी है वो छुट्टी ख़त्म होने के बावजूद जो है वो काम के ऊपर वो नहीं आ रहा। जो उनका मेजॉरिटी पार्टनर है इमरान खान, वो कहते हैं मैंने असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि ये आधा पाकिस्तान है, तो ये मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल नहीं हो गया, गैर फाल नहीं हो गया हमारा सूबा, या आपके ख्याल में बस चल रहा है, बहरान इसमें से निकल जाएगा? ये आप ठीक कह रहे हैं कि इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हैं। अगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि पंजाब की असम्बली इन आइसोलेशन तोड़ दी जाती है और बाकी सूबों में या वफाक के इलेक्शंस नहीं होते
और वहाँ पे जब आइन में लिखा हुआ है कि अगर असेंबली तोड़ दी जाए तो 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, और जबकि मुद्दत असेंबली जो है अपनी पूरी करेगी, तमाम दूसरी असेंबलियाँ बाद में पूरी करेंगी, तो ये पीस मील इलेक्शंस जो हैं। और फिर उस दिन एक साहब ने बड़ा अच्छा कहा था, गालिबन अहमद बिलाल महबूब साहब ने, और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब में आप इलेक्शंस करा देते हैं पहले, और जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो उस वक़्त सबसे बड़े सूबे में तो एक सियासी हुकूमत होगी, जबकि आइन का मंशा ये है कि इलेक्शंस जब हों तो एक न्यूट्रल सेटअप हो, जिसको हम केयर टेकर सेटअप कहते हैं, और वो मुतफ़क्का तौर पे तमाम सियासी जमातें, ख़ास तौर पे अपोजिशन और हुकूमत के आपस में हम आहंगी से और कंसेंसस के साथ होता है, तो वो सारी चीज़ भी डिफीट हो जाएगी। तो ये तो एक बड़ी मायूब सी सूरत हाल बन जाएगी। तो मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूँ, और मैं आपके इस सवाल की बिल्कुल समझता हूँ कि बड़ा सही सवाल आपने किया है। और मैं फिर यही कहूँगा स्टेक होल्डर्स को कि खुदारा पाकिस्तान को इस तरफ तो मत धकेलें, बल्कि कोशिश करें कि आप कंसेंसस पार्लियामान में इवॉल्व करें, ना कि आप इस तरह से सड़कों पर या इस तरह की चीज़ करें जो कि बिल्कुल जो आइन की जो असल रूह है उसको ही आप उठा के। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं पत्थर पर लकीर है, मैंने तो 20 तारीख के अंदर अंदर मैंने फैसला कर देना, असेंबली से निकल जाता है। अच्छा, परवेज़ इलाही अगर किसी भी तरीके से माइनॉरिटी हुकूमत चलाते रहते हैं, PMLN जो है उनकी हुकूमत ज्वाइन किए बगैर, मैं अस्यूम कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट करते रहते, गिरने नहीं देती, काबीना का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन चलता रहता है मामला। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो इतनी बड़ी जमात का असेंबली में से निकल जाना, वो भी तो एक सियासी गैर फालियत तो हो जाएगी ना जी, चाहे ये आपके ख्याल में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? इसमें अगर ये तो पहले होता रहा पाकिस्तान में, इतनी बड़ी तादाद याद है एक दफ़ा वो मंजूर भट्टू साहब जो थे वो बिल्कुल माइनॉरिटी में थे, उनकी अपनी वो थी 18 के करीब जी, थोड़े से लोग थे उनके साथ मुट्ठी भर, लेकिन वो उन्होंने वजारत आला जो है बड़े मजबूत तरीके से फिर की। लेकिन नंबर असेंबली के पूरे थे ना जी। इस केस में तो इमरान अगर निकल जाते हैं तो असेंबली जो है वो तो तकरीबन 45% तो असेंबली फारिग हो जाती है, नुमाइंदगी नहीं है वहाँ पे, तो बाई इलेक्शन होंगे वहाँ पे। सीरियस क्राइसिस इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। और इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी तो अदालत ने जो कुछ कर दिया यहाँ पे पंजाब के सूबे में, कि हमजा शहबाज जब बने थे वज़ीर आला तो जितने भी लोगों ने अराकीन ने वोट डाले थे वो सारे वोट काउंट हुए थे, और वोट तो डाले ही इसीलिए जाते हैं कि वोट काउंट होंगे। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये तो वोट ही नहीं काउंट होंगे, जबकि 2 जजेस ने कहा नहीं, ये तो आपने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है, उन्होंने खुद इनकी बात नहीं मानी थी। तो इस तरह की जब कॉन्स्टिट्यूशनल एबरेशंस हो जाएं तो कन्फ्यूजन तो बिल्कुल फैलता है। तो इस वजह से परवेज़ इलाही साहब का जो पहला बयान था कि मैंने चीफ मिनिस्टर किने बनवाया, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद अदालतों के फैसले ये देख लें, सारा निज़ाम जो इसमें गुंजल पड़ गए हैं ना इरफान कादिर साहब, इस गुंजल को हमने ठीक कैसे करना, मुझे ये बता देना। सियासी गुंजल पड़ा हुआ है, आइनी गुंजल पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रल गुंजल पड़ा हुआ है, गुंजल को ठीक कैसे करना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक तरफ तो गुंजल डाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ निज़ाम जो है उसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म क्या है कि गुंजलों को ठीक किया जाए। बिल्कुल। तो थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि जी पंजाब की असेंबली जो है टूट जाती है, तो केयर टेकर सेटअप जो है वो भी अपना 3 माह पूरे कर लेता है, ठीक, लेकिन इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि अगला इलेक्शन जब होगा कौमी असेंबली का तो केयर टेकर सेटअप तो होगा ही नहीं। तो इन हालात में चूँकि केयर टेकर सेटअप को तो मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती, तो फिर गवर्नर्स रूल इम्पोज इसलिए किया जा सकता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आर्टिकल 234 में लिखा है कि अगर सूबे के मामलात जो हैं वो आइन के मुताबिक ना चल रहे हों तो फिर गवर्नर्स रूल इम्पोज किया जा सकता है। वो इसी सिचुएशन को केटर किया गया है कि जहाँ पे कि इस तरह का इंतशार फैले, इस तरह के गुंजल पैदा हों, तो उन गुंजलों को तब तक पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक कि जनरल इलेक्शंस नहीं होते। तो तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में करवाने के लिए आपको फिर गवर्नर्स रूल लगाना पड़ेगा, आइन उसकी परमिशन देता है। इस केस में अगर इमरान खान साहब जो है ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे वक्त पे नहीं हो सकते, तो गवर्नर्स रूल एक्सटेंड रहेगा वहाँ। जी हाँ, और फिर होगा क्या कि गवर्नर्स रूल लगेगा, दूसरी साइड जो उसको अदालत में चैलेंज करेगी। अदालत में ऐसे जजेस इंतज़ार में बैठे हुए हैं जो कि चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बने, हालांकि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस ये फरीज़ा है, ये फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि दे शुड पुट देयर फुट डाउन
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनकी ड्यूटी है, ये कोई अदालत से कोई रूगर्दानी नहीं है। आप ये कह रहे हैं गवर्नर रूल अगर कोर्ट में जाएगा तो पिट जाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट को अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए, इन मामलात में उसको नहीं आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को तयन करना चाहिए कि आइंदा इलेक्शंस जो हैं वो कब होंगे, और आया जो पाकिस्तान पिछले 50 साल में इलेक्शंस जब भी हुए हैं इकट्ठे हुए हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने इसको ताबीर किया था कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, और मैंने कहा था कि ये अब मुसल्लमा कन्वेंशन बन चुकी है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की, और सिर्फ कन्वेंशन ही नहीं है बल्कि ये लेटर और स्पिरिट दोनों है, स्पिरिट भी है कॉन्स्टिट्यूशन की। सो लाइन सीधी रखनी है आपने, जी हाँ, गवर्नर रूल के तहत रखें, कौमी कंसेंसस डेवलप करके रखें, किसी भी तरीके से रखें, और हर इदारे को अपने दायरा इख्तियार के अंदर आके काम करना है, तब ये काम ठीक होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी, ट्रेंडिंग और ट्वीट्स, शायान क्या है? क्रिकेट नहीं हुई तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। सर क्रिकेट ही है और क्या हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान इजीली आज का मैच विन कर जाएगा, लेकिन बहरहाल हम हमेशा की तरह मौज़त के साथ मैं कहूँगा कि हमने बुज़दिलाना क्रिकेट खेली है, और इंग्लैंड ने बहुत ही दिलेराना, उनको पता था कि अगर वो पाकिस्तान टिक जाएगा, 2-3 उनके बल्लेबाज तो वो जीत सकते थे, लेकिन जो उनके हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की, और इसी का ट्रेंड भी कर रहा है, और उनकी कप्तानी के भी चर्चे हो रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान हारा है उस पर पाकिस्तान पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन मैंने 2-3 ट्वीट्स अभी कुछ देर पहले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के ये बहुत ही अजीम बल्लेबाज हैं मार्क वोग, उन्होंने कहा है कि बहादुरी के साथ ये कोच और कप्तान ने ऐसी क्रिकेट को यहाँ पे जो बिल्कुल फ्लैट पिच थी उस पर ज़बरदस्त कप्तानी की, और इसके बदले में वो ये मैच जीत गए। तारीफ़ें हो रही हैं बेन स्टोक्स की, मकुलम की, कि क्या उन्होंने ऐसी पिच पे जिस पे 1400-1500 रन्स बन गए हों और उसका नतीजा निकल जाए। तो इंग्लैंड ने तो जीतने के लिए खेला, और उन्होंने ये जानते हुए भी कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है पाकिस्तान के पास, कल चांस था कि अच्छे रन्स कर जाता, और आज का दिन भी था, बहरहाल वो नहीं पाकिस्तान कर सका। अब हम सियासत पर आ जाते हैं। सियासत पर आज मुझे लग रहा है कि PMLN छाई हुई है ट्विटर ट्रेंड्स पर, क्योंकि 3 से 4 ऐसे ट्रेंड्स तलत साहब चलाए जा रहे हैं कि मैं पहले ये समझ रहा था कि शायद PTI आज वो आराम कर रहे हैं वो लोग आज PTI वाले, लेकिन उनका भी एक ट्रेंड आ गया। सबसे पहले हम ट्रेंड्स पर आ जाते हैं सियासी। तुम खुद एक गलती हो, एक ये ट्रेंड कर रहा है, 2 घंटे पहले शुरू हुआ और इस पर 31,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। इसके बाद एक और ट्रेंड कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तुम एक मोहरा थे, उस पर भी 20 घंटे पहले वो शुरू हुआ और उस पर 74,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। एक और ट्रेंड है, वो भी इमरान खान के खिलाफ है, वो धोखेबाज भी था, उस पर भी 40,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। एक PTI ने ट्रेंड शुरू किया है 6 घंटे पहले, उस पर यह है कि इमरान बा मुकाबला करप्ट माफियास, ये 6 घंटे पहले शुरू हुआ और 46,000 इस पर ट्वीट्स हो चुके हैं। गूगल्स की सर्चेज हैं जो इमरान खान कहते रहे अपने बयानात में, जिस तरह एक वेबसाइट की कटिंग है, नवाज़ शरीफ को बाहर जाने देना मेरी सबसे बड़ी गलती है, इसके बाद रेहाम से शादी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ये दूसरी वेबसाइट का एक हेडलाइन है। इसके बाद एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट का उन्होंने लिया हुआ है हेडलाइन, जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली, एक्सटेंशन देना मेरी बहुत बड़ी गलती। बेसिकली आप बता रहे हैं हमें कि क्रिकेट डोमिनेट कर रहा है और उसके साथ सियासी ट्रेंड्स के अंदर फिलहाल इमरान खान के खिलाफ जो ट्रेंड्स हैं वो ऊपर हैं और PTI का भी एक ट्रेंड चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट देखिए नाज़रीन, बुनियादी बात यह है कि जो टीम जीत जाती है ना, तो उसके अंदर से आप लेजेंड खुद ही क्रिएट कर जाते हैं। आज अगर पाकिस्तान जीत जाता और वी वर इन विद अ वेरी गुड चांस, तो सारे कह रहे होते हैं जी कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान की टेल ने जो है ना इंग्लैंड को घुमा दिया, और बेन स्टोक्स के जिस फैसले की तारीफ हो रही है उसी के बखिए उधेड़ दिए जाते हैं और कहते हैं कि कितना उसने अहमकाना फैसला किया कि भाई 50 रन और करवा लेता, क्या ज़रूरत थी इतनी दिलेरी दिखाने की, टेस्ट हार के वगैरह वगैरह। सो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड फेलियर इज़ एन ऑर्फन। गुड टेस्ट मैच हुआ और पाकिस्तान हार गया। मेरे ख्याल में वी गिव इट अ बेस्ट शॉट। गलतियों के अंदर से कीड़े निकालना बड़ा आसान है, जो हम निकालेंगे और निकालने चाहिए अगर उससे मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा हो। सियासी ट्रेंड्स में ये शायर ने बताया, ये ज़बरदस्त बात है कि इमरान खान की जो गलतियों वाली बात है उसके ऊपर मीम्स भी बहुत बनी है और ट्वीट्स भी बहुत हुए हैं, और इन ट्वीट्स के अंदर इमरान का जो आम ज़ुबान में आप कहें तवा लगाया जा रहा है
पुरानी तमाम उनकी गलतियां जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। रेहाम खान का भी ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एन मुमकिन है कि वो कहें कि पंजाब में परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो इमरान खान हर 4 महीने के बाद अपनी सबसे बड़ी गलती गिनवाते हैं। जिस तरह वो अपने हर जलसे को एक तारीख़ी जलसा कहते हैं, हर तकरीर को एक इनकलाबी तकरीर कहते हैं, और बेशुमार गलतियों में से हर गलती को वो एक बहुत बड़ी और सबसे बड़ी गलती कहते हैं। तो उनकी गलतियों की आज भरमार है ट्रेंड्स में। अगर गलतियाँ इतनी करेंगे तो ज़ाहिर है इस पर ट्रेंड्स तो बनेंगे।